हेलो साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? साइंस और टेक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से साइंस और टेक के दो टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से बायोटेक था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा नैनो प्रौद्योगिकी है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। मेन चीज़ों को मैंने उसके अंदर से कवर करवा दिया गया है। आगे बात करेंगे आज अपन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, बोले तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक ब्रांच के रूप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर से इंजीनियरिंग की जाती है, लेकिन अपने जो सिलेबस में दे रखा है मेन जो चीज़ें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि भारी अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहलाती है। सीधी सी बात आ जाती है, सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है कि भारी अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाली जो तकनीकें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष यान हो गया, उपग्रह हो गया, कक्षीय प्रक्षेपण हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, बोले तो स्पेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो इसी के अंदर से आपको एक रेखा का नाम देखने को मिलेगा, जिसका नाम आता है कारमन रेखा। कारमन रेखा क्या होती है? डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन एक सरल सी डेफिनेशन आती है। एटमॉस्फेयर और स्पेस को जो अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको कारमन रेखा कहा जाता है। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन जो अपने लिख रखी है उसी के बारे में बात करें तो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर काल्पनिक रेखा कारमन रेखा कहलाती है। इतना समझ में आ गया होगा। अपन देखते हैं अब डायग्राम से कि कार्बन रेखा कैसी होती है। कार्बन रेखा के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर लिखाया गया है, ये रही कार्बन रेखा। यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ से ये एटमॉस्फेयर आ गया, ये स्पेस आ गया। इन दोनों को जो अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको कार्बन लाइन कहा जाता है। या फिर यहाँ से पृथ्वी से लेकर यहाँ तक जो 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो रेखा काल्पनिक रेखा है उसको कार्बन रेखा कह सकते हो। कौन सी? याद रखना, कार्बन रेखा। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करेंगे कक्षा के बारे में कि कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है, उनके बारे में। जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको सारी समझ में आने लग जाएगी। तो कक्षा उसको कहा जाता है पृथ्वी या फिर किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर का वर्तीय पथ होता है, उसको कक्षा कहते हैं। और जो उपग्रहों की कक्षाएं होती हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? लाइक गाइज, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहली जो आती है खगोलीय पिंडों के आधार पर और दूसरा आ जाती है ऊंचाई के आधार पर। मेन रूप से अगर बात करें तो ऊंचाई के आधार पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब खगोलीय पिंडों के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है और ऊंचाई के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उनके बारे में अपन देखते हैं। अब पहला बात कर लेते हैं अपन खगोलीय पिंडों के आधार पर। तो खगोलीय पिंडों के आधार पर देखो, भूकेंद्रित कक्षा, सूर्य केंद्रित कक्षा, चंद्र कक्षा और मंगल कक्षा, ये खगोलीय पिंडों के आधार पर बांटी गई हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात करें अपन ऊंचाई के आधार पर हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो सारी देखने वाले हैं। ऊंचाई के आधार पर भी इनको तीन भागों में बांटा जाता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहले आ जाती है निम्न भूकक्षा। निम्न भूकक्षा है, इसकी जो ऊंचाई है 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर से सुदूर संवेदी उपग्रह को छोड़ा जाता है। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़ा जाता है, तो आपको लगा के आना है निम्न भूकक्षा में छोड़ा जाता है। ऊंचाई आपसे पूछे तो याद रखना 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। फिर आती है मध्य भूकक्षा। मध्य भूकक्षा की जो ऊंचाई है वो 2000 से लेकर 20000 किलोमीटर तक होती है और इसके अंदर से वैश्विक नौवहन प्रणाली के उपग्रह होते हैं वो छोड़े जाते हैं। तीसरा बात करते हैं उच्च भूकक्षा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उच्च भूकक्षा के अंदर से जो ऊंचाई बताई जाती है वो 36,000 किलोमीटर बताई जाती है। अन्य नाम याद रखना, इसका जो अन्य नाम आ जाता है भूतुल्यांकित कक्षा इसको कहा जाता है। और इसके अंदर से जैसे मौसम संचार उपग्रह होते हैं उनको छोड़ा जाता है। कौन से में? उच्च भूकक्षा के अंदर। ऊंचाई आपको याद रखनी है 36,000 किलोमीटर होती है।
अब बात करते हैं अपन स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार से होता है। ऊपर अपन पढ़ कर आए बेसिक चीज़ें कि किस प्रकार से क्या क्या काम करना अपने को, अब देखने वाले हैं। जब नाम आता है स्पेस टेक्नोलॉजी का तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से इसको जाना जाता है। वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी को खोजा गया था। कब खोजा गया था वो देखते हैं अपन। तो विश्व के अंदर से अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर ने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को खोजा था। ये भी याद रखना, यूएसएसआर की फुल फॉर्म आपको पूछे तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। इन्होंने यूएसएसआर ने क्या किया, स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया था और ये मानव के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह माना जाता है। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर? आपसे पूछेगा कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह, तो याद रखना स्पुतनिक फर्स्ट है। ठीक है। फिर क्या होता है, यूएसएसआर दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करता है। तो नवंबर 1957 के समय स्पुतनिक सेकंड को प्रक्षेपित किया जाता है। किसको करती है? स्पुतनिक सेकंड को लॉन्च किया जाता है और साथ में एक डॉग भी भेजा जाता है और इस डॉग का नाम था लाइका। क्या था? लाइका। ठीक है। फिर समय आता है सितंबर 1959 का। सितंबर 1959 के अंदर से लूना 2 को क्या किया जाता है? चंद्रमा के ऊपर उतारा जाता है। ये पहला लैंडर था, याद रखना, लूना 2। और ये आपको पता ही है यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्या होता है, 1961 का समय आता है, अप्रैल 1961 को। ठीक है। इसमें से क्या होता है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कब? अप्रैल 1961 में। कौन गया था? यूरी गागरिन गया था। ठीक है। कौन से अंतरिक्ष यान से गया था? तो याद रखना वोस्टॉक फर्स्ट से गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1963 का समय आता है। 1963 में पहली महिला भी गई थी। ठीक है। उस महिला का नाम याद रखना, महिला का नाम आ जाता है वेलेटिना टेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी विश्व की, याद रखना, जो अंतरिक्ष में गई थी। इंसान पूछा जाए तो यूरी गागरिन याद रखना है। किससे गया था? वोस्टॉक फर्स्ट से गया था। ये वेलेटिना थी, ये किससे गई थी? तो याद रखना वोस्टॉक 6 से गई थी। ये अंतरिक्ष यान का नाम आपको याद रखना है। पहले वाला जो यूरी गागरिन है वोस्टॉक फर्स्ट से गया था, ये 6 से गई थी 1963 के अंदर से। आगे बात करें तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने किया कि 1970 में चंद्रमा पर पहला रोवर उतारा था। क्या उतारा था? यूएसएसआर के द्वारा 1970 के अंदर से चंद्रमा पर पहला रोवर उतारा था। उसका नाम याद रखना लूना खोद फर्स्ट था। क्या था? लूना खोद फर्स्ट था। और कौन लेके गया था इसको? लूना 17 लेके गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अक्टूबर 1958 के बारे में। इस समय क्या होता है, अक्टूबर 1958 के समय यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो जाती है। अमेरिका क्या करता है, या फिर यूएसए के द्वारा नासा की स्थापना की जाती है। ठीक है। किसकी स्थापना करेगी? नासा की स्थापना करेगी अमेरिका। नासा की फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। नासा ने क्या किया, 1961 में अपोलो प्रोग्राम चलाया। क्या चलाया? अपोलो प्रोग्राम चलाया था। बाद में क्या होता है, 1969 का समय आता है। 1969 के अंदर से एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करते हैं नासा के द्वारा, जिसका नाम था अपोलो सेकंड। क्या था? अपोलो सेकंड। अपोलो सेकंड है, ये 2 लोगों को अपने साथ में लेकर जाता है स्पेस में। अंतरिक्ष में कहाँ पर लेके जाता है? अंतरिक्ष में लेके जाता है। वो दोनों के नाम बात करें तो क्या क्या नाम था, देखो। पहले का नाम था बज एल्ड्रिन था और दूसरे का नाम था नील आर्मस्ट्रांग था। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान लेकर चंद्रमा पर जाते हैं। चंद्रमा पर पहला जो कदम रखा जाता है नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा जाता है। दोनों एक ही यान से गए थे, लेकिन क्या होता, जब अपन बस से उतरते हैं तो पहले बंदा जो आएगा उसने पैर रखा तो उसी का नाम से दर्ज हो गया, तो इसीलिए इसका नाम आता है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अपन भारत भी कहाँ पर पीछे रहने वाला था। उन्होंने क्या किया, 1962 के अंदर से भारत में भी अंतरिक्ष विकास की शुरुआत हो जाती है। कब होती है? 1962 के अंदर से शुरुआत होती है। अब देखते हैं अपन
भारत में अंतरिक्ष विकास किस प्रकार से होता है। भारत के अंदर से अंतरिक्ष विकास का जो समय आता है 1962 में होता है और इस समय क्या शुरुआत होती है, इन क्रॉसपर का गठन किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म बात करें तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 1962 में होती है भारत के अंदर से अंतरिक्ष विकास का। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, किसको बनाया जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जो जनक हैं वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। गाइस, किसको कहा जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान के जो जनक हैं विक्रम साराभाई को कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं तो 1962 के अंदर से भारत में क्या होता है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की जाती है। किसकी, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना होती है। बाद में क्या होता है, 1963 के अंदर से ही थुम्बा से भारत का पहला जो है रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है जिसका नाम था नाइक अपाचे। क्या था उसका, नाइक अपाचे था, याद रखना। कहाँ से लॉन्च किया जाता है, थुम्बा से। ठीक है, और कब किया जाता है, 1963 के अंदर। अब बात करते हैं आगे, तो अब होती है इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1959 को होती है। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म आपको पूछे तो याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है यहाँ पर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को होती है। ये रहा इसरो। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्या होता है, 1972 का समय आता है। 1972 के अंदर से अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जाता है। क्या होता है, भारत के अंदर से अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जाता है, साथ ही अंतरिक्ष विभाग को भी बनाया जाता है भारत के अंदर। 1972 का ही समय चल रहा है। ठीक है, फिर आता है 1972 के बाद में 1975 का समय। 1975 के समय क्या होता है, भारत का एक पहला प्रथम प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च होता है। नाम आता है उसका आर्यभट्ट, और उसको सहायता कौन करता है यूएसएसआर की सहायता से उसका सफल प्रक्षेपण कर दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, देखो। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह, नाम था उसका आर्यभट्ट। ठीक है, सहायता कौन करता है, यूएसएसआर की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, और ये भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इतना ज़रूर याद रखना। इसरो देख लिया आपने, इसरो के बाद में आर्यभट्ट भी देख लिया। आर्यभट्ट क्या था, भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था जिसको यूएसएसआर की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर समय आता है कब का, 1979 का। 1979 के अंदर से क्या होता है कि भारत का प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह जिसका नाम था भास्कर फेस्ट, क्या था, भास्कर फेस्ट को लॉन्च किया जाता है। किसकी सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से लॉन्च किया जाता है। सफल परीक्षण होता है ये भी। फिर होता है 1980 को। 1980 के अंदर से क्या होता है, पहले तो भारत किसी दूसरे की सहायता ले रहा था, फिर भारतीयों के अंदर से स्वाभिमान जागा। फिर उन्होंने क्या किया कि अपन खुद का बनाएंगे और खुद की चीज़ें लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1980 के अंदर से भारत खुद का प्रक्षेपण यान बनाता है जिसका नाम था SLV-3। क्या था, SLV-3 था। और खुद का ही उपग्रह बनाया जिसका नाम था रोहिणी सीरीज फर्स्ट, जिसको कहा जाता है RS-1 के नाम से जाना जाता है। इसको लॉन्च करता है। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च करता है ये भी याद रखना, सतीश धवन स्पेस सेंटर है हरिकोटा से सफल प्रक्षेपण करता है और सफल भी हो जाता है। ठीक है, ये लिखा भी गया है, देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको श्री हरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया जाता है और सफल होता है। फिर बात करते हैं 1982 का समय। 1982 के अंदर से इनसेट 1A को लॉन्च किया जाता है। इसी के बारे में बात करें तो इनसेट 1A नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया गया है, परंतु जो इनसेट है 1A है ये सफल नहीं होता। ठीक है, कुछ तकनीकी फॉल्ट होने के कारण ये जो प्रेक्षण है असफल रहता है। फिर समय आता है 1982 के बाद में 1983 का समय।
यहाँ पर क्या होता है 1982 में जब असफल हो जाते हैं तो भारतीयों के अंदर से थोड़ी चुल रहती है। जब तक जिस काम में वो सक्सेस हासिल नहीं कर लेते ना, तब तक उस काम के वो लगे रहते हैं। तो यही आप खुद मकसद रखो, जब तक आप आरएस नहीं बन जाते तो लगे रहो कंटिन्यू, एक ना एक दिन जरूर बनोगे। ठीक है। 1982 के अंदर से जो इनसेट 1A था वो असफल रहता है। भारतीयों ने क्या किया, दोबारा से ट्राई किया। उन्होंने दोबारा से नाम दे दिया इनसेट 1B किया और इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और उसको लॉन्च कर देते हैं। फिर 1984 का समय आता है और 1984 के समय भारतीयों ने जो उपलब्धि हासिल की वो उनके लिए बहुत गौरवपूर्ण बात थी। उन्होंने क्या किया, राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भेजा और ये प्रथम भारतीय बने राकेश शर्मा। किसकी सहायता ली इन्होंने, यूएसएसआर की सहायता से इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर क्या होता है, 1987 का समय आता है। 1987 के अंदर से ASLV का सफल प्रक्षेपण किया जाता है। फिर आता है 1988 का समय, तो पहला सुदूर संवेदी उपग्रह जिसका नाम आता है IRS-1A यूएसएसआर की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है। फिर 1988 हो गया। 1988 के बाद में बात करें तो 1994 का समय आता है। 1994 और 2001 के अंदर से PSLV और GSLV दोनों का सफल प्रक्षेपण करते हैं भारतीय, और दोनों के अंदर से सफल हो जाते हैं। ये PSLV और GSLV दोनों के अंदर से सफल होते हैं। फिर 2008 का समय आता है। 2008 में क्या होता है, इसरो ने प्रथम चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया था। ये याद रखना, और पहला अंतर्ग्रहीय मिशन माना जाता है इसको। ठीक है। फिर 2008 के बाद में बात करें 2013 का समय आता है। 2013 के अंदर से क्या होता है, 2013 के अंदर से जो स्वदेशी नौवहन तंत्र जिसका नाम रहता है NAVIC के प्रथम उपग्रह जिसका नाम रहता है IRNSS-1A का सफल परीक्षण किया जाता है। इसमें भी भारतीय सफल होते हैं 2013 के अंदर से। फिर आता है 2013 के अंदर से मंगलयान मिशन। ठीक है। इस मंगलयान मिशन को कहा जाता है मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी भारतीय सफल होते हैं। फिर आता है 2014 का समय, जिसमें से स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया जाता है। 2016 का समय आता है जिसमें से RLTD का सफल परीक्षण किया जाता है, इसमें भी भारतीय सफल होते हैं। फिर 2017 का समय आता है। 2017 के अंदर से इसरो के द्वारा एक साथ 104 उपग्रह छोड़े जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर से अपना नाम दर्ज कराते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं अपना। ठीक है। फिर 2019 का समय आता है। 2019 में क्या होता है कि चंद्रयान सेकंड को प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण उसको वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर क्या करते हैं, 2023 का समय आता है। 2023 के अंदर से SSLV का सफल परीक्षण किया जाता है भारतीयों के द्वारा। और फिर आता है 2023 का समय। इस समय चंद्रयान थर्ड को भेजा जाता है। चंद्रयान थर्ड मिशन है, ये भी अपने को पूरा कंप्लीट तरीके से अपन पढ़ेंगे, जैसे 1-2 क्लास हो जाएगी इसमें से अपन देख लेंगे। ठीक है। 2023 के अंदर से ही आदित्य L1 मिशन है, ये भी लॉन्च किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारत का प्रथम सूर्य मिशन भी इसको कहा जाता है। ये कब लॉन्च होता है आदित्य L1, तो याद रखना 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया जाता है। इस प्रकार से आज वाली क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये मोटा मोटी तौर पर बात करें तो भारतीयों के द्वारा जो मेन जो चीज़ें अचीवमेंट थी उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, या फिर बोल सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है। और आगे की जो चर्चा होंगी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो हर क्लास की PDF फाइल। जय हिंद, जय भारत।